हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडे सेशन। कैसे हैं आप सब लोग? बेटा हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया था पिछले सेशन में। सब लोग अच्छे से रिवाइज करके आए हैं ना इस सेशन के लिए। हम लोग फिर से जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम तक हम लोग का एक सीक्वेंस होता है जो हमें फॉलो करना होता है। क्या सीक्वेंस? हम लोग नोट्स का रिविजन करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी गो थ्रू करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हम लोग डीपीपी सॉल्व करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कितने बच्चे ये तीनों चेक बॉक्स फॉलो करके आए हैं इस सेशन में? बेटा अगर आप लोग ये तीनों चेक बॉक्स फॉलो करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज के सेशन की अंडरस्टैंडिंग हमारी इससे और भी स्ट्रांग हो जाएगी। रीजन बीइंग, बेटा पिछले सेशन में ना हम लोगों ने स्क्रीनिंग इफेक्ट समझा था, राइट है? हमने शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बातें करी थी। हमने समझा था कि क्यों डी और एफ की शील्डिंग पुअर होती है। हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझा था। बेटा उससे हमें ये समझ में आया था कि 3D 4D 5D सीरीज में अगर हम बात करें तो 3D और 4D में जाने पे साइज बढ़ता है, पर 4D और 5D का साइज लगभग क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ये बात हमें समझ में आई थी। इसके अलावा हमें क्या बात समझ में आई थी? हमें ये बात भी समझ में आई थी कि जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी तो आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंडेंट होती है ना। तो हमने बोला था कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आपका जेड इफेक्टिव क्या है? बढ़ रहा है। अच्छा, 3D और 4D में 3D का ज्यादा होता है, पर 4D और 5D में किसका ज्यादा होता है? 5D का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। वो एफ की पुअर स्क्रीनिंग और सारा एक्सप्लेनेशन हमने समझा था। उस हिसाब से बेटा हमने कॉइनेज मेटल्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकाला था। हमने ग्रुप 12 के एलिमेंट्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकाला था। यहां तक बातें करी थी। हमने डी ब्लॉक के एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देखे थे। मैंने आपको कहा था 3D में सारे आपको याद होने चाहिए, 4D और 5D में कुछ कुछ मार्क करवाए थे, और हमने बात की थी कि ये हमें याद होने ही चाहिए, सिल्वर का, पैलेडियम का, प्लैटिनम का, राइट? अच्छा साहब, अगर ये सारी बातें हो गई तो बेटा आज हम लोग क्या करने वाले हैं हमारे सेशन में? सबसे पहली बात हमें आज के सेशन के अंदर डिस्कस करनी है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। हमें क्या शुरू करनी है? कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। जैसे कि अगर मैं आपसे लास्ट सेशन की बात करूं तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, और इनफैक्ट प्रॉपर्टीज हम शुरू भी कर चुके थे। हमने तो साइज का और बेसिक आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर समझ लिया था, हमने डेंसिटी का ऑर्डर भी समझ लिया था। उसके आगे आज प्रोसीड करते हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर की बात तो कर ली थी, ठीक है कोई बात नहीं, बट मुझे एक बात समझाइए, क्या उसके अलावा आपको इन जनरल कोई आईई का ऑर्डर निकालने के लिए दे देता है तो आप सॉल्व कर सकते हो क्या क्वेश्चन? क्या क्या चीजें दिमाग में लानी पड़ती है? आईई जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और पेनिट्रेशन इफेक्ट भी आप लोग देख लेते हो, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात भी आपको समझ आती है। तो उस तरीके से आप आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपको मैं कोई दो एलिमेंट दे दूं और आपको बोलूं इनकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो कैसे बताओगे? बेटा तीन तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दो, दोनों में से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो, समझ आ जाएगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है, राइट? इरेगुलर ऑर्डर तो समझ में आता है हमें, है ना? अच्छा, अगर आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आती है, मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने बोला था बेटा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी मेटल्स होते हैं, है ना? अगर सभी के सभी मेटल्स होते हैं तो सबके सब कोई ना कोई मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना के बैठे होते हैं, बीसीसी, सीसीपी, एचसीपी, इस तरीके के, है ना? अगर सबके सब कोई मेटालिक स्ट्रक्चर बना के बैठे होते हैं तो सबके सब मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, इस तरीके के सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं, इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, है ना? अच्छा, जब ये सारी बातें आई तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इनके मेटल होने का सबसे बढ़िया प्रूफ क्या है? इनके मेटल होने का सबसे बढ़िया प्रूफ क्या है? तो सबसे बढ़िया प्रूफ है कि हमारे पास में ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, इन पे क्या है? वी हैव प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा ये जो बात मैंने बोली है ना, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आज का पूरा सेशन, ट्रस्ट मी, आज का पूरा सेशन और अगला भी पूरा सेशन सिर्फ इस लाइन पे आधारित है। पता नहीं मैं कितनी बार इस लाइन का यूज करूंगा। हो सकता है अभी आपको लगे कि सर ये तो फोर्सफुल बात हो गई, या बार बार एक ही पॉइंट से कैसे चीजें समझाओगे, पर बेटा जब आप बातें समझनी शुरू करोगे ना, तुम्हारे खुद के दिमाग में बैठेगा कि भाई ये कितना बड़ा रीजन था। क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे पास में इसके मेटालिक नेचर की गवाही और इससे आगे आने वाले सभी पॉइंट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग यही बताते हैं।
बेटा कैसे? आप लोग 3D सीरीज की बात करो। मैंने आपको पिछले सेशन में क्लियर कर दिया था कि भाई इस सेशन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर मैं आपसे 3D 4D 5D जनरल बातें पिछले सेशन में करके आ गया हूं, बट आगे गोइंग फॉरवर्ड मैं सारी बातें 3D के बारे में ही करूंगा। राइट, मैंने बात आपसे कही थी, अगर कही थी तो एक बार 3D सीरीज की बात कर ले क्या? तो बेटा देखना जरा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये मेरी तरह आपको भी याद हो जाना चाहिए। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो बेटा यहाँ में क्या बोलता हूँ? 3D1 4s2। यहाँ में क्या बोलता हूँ? 3D2 4s2। मेरे साथ साथ बोलेंगे सब, 3D3 4s2, 3D4 4s2 नहीं, 3D5 4s1। खरबूजा था ये, राइट? अच्छा, मैंगनीज 3D5 4s2, Fe 3D6 4s2, कोबाल्ट 3D7 4s2, निकल 3D8 4s2, कॉपर 3D9 4s2। ना 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 ना, ये अगला खरबूजा है हमारा, 3D10 4s1। और जिंक क्या हो जाता है? 3D10 4s2। सारे कॉन्फ़िगरेशंस हमने रिवाइज कर लिए। बेटा ध्यान से देखिएगा, डी में होते हैं 5 डब्बे, ये बात आप अग्री करते हो ना? डी में हमारे पास क्या होते हैं बेटा? 5 बॉक्सेस होते हैं। अगर डी में मेरे पास 5 डब्बे होते हैं और हर डब्बे में कितने आ सकते हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन एट मैक्स आ सकते हैं। पहले आप हुंज रूल के हिसाब से सिंगली फिलिंग करोगे, फिर आप पेयरिंग स्टार्ट कर दोगे। बेटा अगर इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोटल आ सकते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे डी में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मुझे एक बात बताओ, मैं ये बोलूं कि जैसे जैसे मैं स्कैंडियम से क्रोमियम तक आया, जैसे जैसे मैं स्कैंडियम से क्रोमियम तक आया, कैन आई से दैट कि मेरे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए? जैसे जैसे मैं स्कैंडियम से क्रोमियम तक आया, कहना है से मेरे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। सर मैंगनीज तक क्यों नहीं आए? बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ तो 4s2 था तो s भी फिल्ड था, पर यहाँ तो s में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम में तो हाईएस्ट है, कितने? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने बात बोली है ना, ये बहुत काम आएगी अभी तुम्हारे, ध्यान से देखना, इसलिए इसको येलो बॉक्स से मार्क कर दिया है। अच्छा, अब मैंगनीज में 5 डब्बे भरे हुए हैं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। आयरन ऑनवर्ड्स देखो क्या होने लग गया, आयरन में है 6 का मतलब पहले 5 भर दिए, फिर 6 यहां भर दिया, कितने अनपेड रह जाएंगे? 4 रह जाएंगे। अच्छा जी, कोबाल्ट में 3D7 4s2, बेटा पहले 5 भर दिए, फिर 2 भर दिए, बचे कितने? 3। कोबाल्ट में कितने रह जाएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 3 रह जाएंगे। अच्छा, निकल में पहले 5 भर दिए, फिर 3 भर दिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? सिर्फ 2। कॉपर में 3D10, डी तो पूरा ही भर गया, सिर्फ काम अब कौन आएगा? काम आपको किससे चलाना पड़ेगा? आपको काम चलाना पड़ेगा 4s से। कॉपर में सिर्फ कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गया? 1, है ना? दिस वन इज 3D एंड दिस वन इज 4s। कॉपर में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जिंक में तो भाई साहब 3D10 4s2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो मैं ये बोलूं क्या कि यहां तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ रहे थे, बट गोइंग फॉरवर्ड आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं? डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं। आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होना शुरू हो गए हैं? डिक्रीज। बोलो ये बात समझ में आती है क्या? फील के साथ समझ में आई क्या? फील के साथ मतलब आपको सामने होता हुआ दिख रहा है ना सब? ठीक है बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये सब है मेटल्स, ये सब के सब क्या है? आपके मेटल्स। अगर मैं थोड़ा सा दिखने लग जाता हूं तुम लोगों को, स्कैंडियम तुम्हें ध्यान रहेगा ना? ठीक। अगर बेटा सबके सब है मेटल्स, तो मेटल ना एक बॉन्ड बड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। कौन सा? मेटालिक बॉन्ड। एक बॉन्ड बड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं बेटा? मेटालिक बॉन्ड।
अब बेटा अगर मैं आपको मेटालिक बॉन्ड की थोड़ी बातें याद दिलाऊं, तो मेटालिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पढ़ा करते थे। हम ये बोलेंगे क्या, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी मेटल पे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा वो डीलोकलाइजेशन करेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। भाई जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल होंगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा। मानते हो आप ये बात? अच्छा, अगर ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, तो मैं बोलूं क्या कि स्कैंडियम से क्रोमियम मैंगनीज तक आते आते मेरे मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इनफैक्ट क्रोमियम पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सबसे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। राइट? अच्छा ठीक है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक आते आते मैंने बोला मेरे मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई। अच्छा ठीक है, अगर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई, उसके आगे क्या होगा? फिर बेटा जैसे जैसे आगे जा रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं? कम 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 होते जा रहे हैं। तो फिर आगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने शुरू हो जाएंगे? डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होना शुरू हो गए, तो आप क्या बोलेंगे? आपके मेटालिक बॉन्ड बनाने की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगी? वीक होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी? वीक होना शुरू हो जाएगी। बोलो मानते हो क्या ये वाली बात? पक्की बात है क्या? सोच लो इस बात को ध्यान से, मैं फ्रेम से हट जाता हूं, देख लो जरा क्या बोला मैंने अभी अभी। जैसे जैसे तुम्हारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, आपके मेटालिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी जो है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी? वीक होनी शुरू हो जाएगी। ये बात हमें समझ में आती है? अच्छा, अगर ये बात हमें समझ में आती है तो बेटा अब हम क्या बातचीत शुरू करते हैं? अब हम बातचीत शुरू करते हैं यहाँ पे इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में। जब हमें मेटालिक बॉन्ड का एक्सटेंट समझ में आ गया, तो ये मेटालिक बॉन्ड की फील मैं आपको क्यों दिला रहा था? क्योंकि बेटा मैं ये कहता हूं कि जो एस ब्लॉक के मेटल्स थे, मेटल्स तो एस ब्लॉक में भी थे, पर वो ना बड़े सॉफ्ट थे। अगर वो सॉफ्ट थे तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ करते थे? लो हुआ करते थे। परंतु जो हमारे डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, ये तो हमें पहले ही पता है ये क्या है? हार्ड है। अगर बेटा ये हार्ड है और ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, तो उस वाले केस में हम बोलते हैं इनका जो मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट्स व्हाई दे हैव गॉट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे हैव गॉट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस चीज को लिख लेते हैं जरा। आइए हम लिखें अगर इस चीज को, तो देखिएगा ध्यान से। In case of D block elements, as we move from scandium to chromium, the number of unpaired electrons increases. The number of unpaired electrons increases, and hence strong metallic bond will be formed. Here with increase in unpaired electrons. जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बढ़ेगा, आपके मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, बट मैंगनीज ऑनवर्ड्स, जो आपकी मेटालिक बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ है, मैंगनीज ऑनवर्ड जो आपकी मेटालिक बॉन्ड्स बनाने की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है साहब,
जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे मेटालिक बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, अब हम ये बोलेंगे कि नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि यहां पे मेटालिक बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, these elements exhibit high melting and boiling points। ये एलिमेंट क्या करते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बनाते हैं, रखते हैं। क्यों रखते हैं, मेरी बात को वापस से सुनना जो मैंने बोली थी बेटा। मैंने कहा जो एस ब्लॉक के मेटल्स थे आपके, वो ना थोड़े सॉफ्ट हुआ करते थे। एस ब्लॉक के मेटल क्या हुआ करते थे, सॉफ्ट हुआ करते थे। क्योंकि वो सॉफ्ट थे तो उनका मेटालिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता था, उतना जोरदार नहीं होता था। अगर मेटालिक बॉन्ड उतना जोरदार नहीं बनता था तो हम बोलते थे कि उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उतने हाई नहीं है। जबकि अगर आप यहां बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हम बोलते हैं क्योंकि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है बेटा, अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं तो हम इस चीज को ऐसे समझते हैं, हम क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे आप D1 से D5 तक जाएंगे, आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है, पहले अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, वो क्या होगा, बढ़ेगा। D1 से D5 तक जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। उसके बाद D10 तक जाने में आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, आप किसी के लिए भी कर सकते हो बट हम अभी स्पेसिफिकली 3D की बात कर रहे हैं। अब D5 तो क्रोमियम में भी होता है और मैंगनीज में भी होता है। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाता हूं, मेरा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता है। देन जो मैंगनीज है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। एंड देन आप जब आयरन से जिंक तक जाते हो तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, घटता है। मैंगनीज को मैं ऐसे नीचे क्यों लेके आ गया बेटा, ये एक्सेप्शन है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इज एक्सेप्शनली लो। उसके रीजनिंग जो है वो उतनी हमारी सिलेबस में काम की है नहीं, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से देखा जाता है। आप ही कह सकते हो सर यहाँ भी 3d5 4s1 है, तो यहाँ पे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। परंतु मैंगनीज में भी तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ इतना ज्यादा कम कैसे हो गया मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा दैट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आप ध्यान रखिए कि मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो है, उससे पहले नॉर्मल ऑर्डर, उसके आगे नॉर्मल ऑर्डर, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सिमिलरली यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये बात फील आ रही है क्या कि भाई जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अच्छा मेटालिक बॉन्ड बनेगा, और जितना अच्छा मेटालिक बॉन्ड बनेगा वो जो स्ट्रक्चर है वो उतना स्टेबल होगा। जितना स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर उतना ही क्या देना पड़ेगा, ज्यादा। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाके वो मेल्ट होगा। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे आपका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, उसको मेल्ट करना उतना ही क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। तो आपको टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। जबकि जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते चले गए आपका मेल्टिंग पॉइंट, मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी वीक होता चला गया, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। बोलो समझ में आई ये वाली बात? अच्छा, अगर ये वाली बात समझ में आती है आपको तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट है ना, अभी मैं बॉइलिंग पॉइंट पे आऊंगा, पर एक बार मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया ना। अगर मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया तो मेल्टिंग पॉइंट से एक बात और पढ़ाई जाती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या पढ़ाई जाती है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
बेटा ये नाम कभी पहले सुना है क्या अपने ने? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कभी सुना सुना सा लग रहा है क्या? याद करो 11th क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते थे। थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोकेमिस्ट्री जब पढ़ते थे अपन, तो बेटा थर्मोकेमिस्ट्री के टाइम अपन लोग बहुत सारी तरीके की एंथैल्पीज पढ़ा करते थे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फ्यूजन, वेपराइजेशन। वहां एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नाम से देखो इसका, एटमाइजेशन मतलब एटम में टूटने की प्रकृति, एटम में टूटने की टेंडेंसी। तो बेटा बेसिकली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्या मतलब होता है? द एंथैल्पी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ मॉलिक्यूल इनटू इट्स एटम्स। The amount of enthalpy, the amount of energy required to break a molecule into its constituent atom is known as enthalpy of atomization. ठीक है, उसको एटम्स में तोड़ने की टेंडेंसी। तो अगर एटम में तोड़ने की टेंडेंसी है तो मुझे एक बात बता दो सीधी सी, जो बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, जहां एटम्स बहुत स्ट्रांग बॉन्ड से बंधे हुए होंगे, उनको एटम्स में ब्रेक करना है तो वो होना चाहेंगे? आसानी से नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि वो तो अपने बॉन्डेड स्टेट में बहुत स्टेबल हैं। अगर आप उनको ब्रेक करना चाहते हो फिर भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दिमाग में बैठती है बात? भाई कोई बॉन्ड अगर पहले से स्टेबल है, आप कह रहे हो नहीं मैं तो तेरे को तोड़ूंगा, तेरे को अलग अलग करूंगा, वो होना चाहेगा क्या आसानी से? नहीं होना चाहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर से लाते घूसे मारने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो अपने एटम में टूटेगा। क्या सेम हालात यहां भी हो रहे हैं? बेटा यहां पे भी तो ऐसा ही है। हमारे पास में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग बनता जा रहा है। अगर बेटा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग बनता जा रहा है तो मैं क्या बोलूं? अगर स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड है तो बेटा उसको तोड़ना, उसके लैटिस को तोड़ना और इंडिविजुअल एटम्स में ब्रेक करना इजी होगा कि मुश्किल होगा? इजी तो नहीं होगा। आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? बाहर से बहुत ज्यादा। जबकि जैसे जैसे मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होती चली जाएगी, क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि मेरे पास में आसानी से बॉन्ड्स टूटने लग जाएंगे कंपैरेटिवली? अगर आसानी से टूटने लग जाएंगे तो यहां पे डेल्टा एच एटमाइजेशन क्या होगा? कम होगा। जबकि यहां डेल्टा एच एटमाइजेशन आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्या मैं अब भी यही बोलूं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर डिपेंडेंट होता है कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है मेटालिक बॉन्डिंग की डी ब्लॉक के केस में? और स्ट्रेंथ मेटालिक बॉन्डिंग की फिर से किससे डिसाइड होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से। तो हम ये बोल दें क्या कि भाई एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, as number of unpaired electron increases from left to right, in 3D series, the strength of metallic bonding also increases. The strength of metallic bonding also increases. मैं लिख इस बार इसलिए रहा हूं, पहले हम लोग प्रिंटेड लेके आते थे ना सब कुछ। बेटा मैं यहाँ पे आपके साथ साथ लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये चीजें। यहाँ क्लास खत्म होते ही आपको रिवीजन ऐसा हो कि सारी चीजें टिप्स पे आ गई। जब हम प्रिंटेड लिखा हुआ पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड वो मोनोटोनस हो जाता है कि अरे सर ये तो हम खुद भी पढ़ लेंगे। जब हम खुद लिखते हैं समझ समझ के, तो चीजें ज्यादा याद होती हैं। दैट्स द ओनली रीजन आई एम डूइंग दिस हियर। तो मैंने कहा जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज में, मेरी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। एंड हेंस enthalpy of atomization also increases। सही बात है? अच्छा, यानी कि मैं फिर से क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं स्कैंडियम से क्रोमियम, मैंगनीज से जिंक। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जनरली आप बोलोगे आपका डेल्टा एच एटमाइजेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। जनरली जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, आप बोलोगे आपका डेल्टा एच एटमाइजेशन भी क्या होगा? कम होगा।
आपसे कोई ऑर्डर नहीं पूछेगा, क्योंकि बेटा इसके ऑर्डर में ना कुछ एक्सेप्शनल वैल्यूज आ जाती हैं बीच में, जैसे वैनेडियम की वैल्यू अचानक से कुछ ज़्यादा दिख जाती है, कहीं और मैंगनीज में वैल्यू कम कम दिख जाती है। तो आपसे कोई ऑर्डर नहीं पूछेगा, बट हाँ आपको लॉजिक आना चाहिए, और पूछेगा तो आसान वाला ऑर्डर पूछेगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? बेटा मेल्टिंग पॉइंट क्लियर है क्या? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन समझ में आया क्या? देखना इसको एक बार। इतने में पानी पी लेता हूं, जल्दी से देखो क्या लिखा हमने, दिमाग में बिठाना इस चीज को। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात? चलो आगे बात करें। ओके जी, चलो अब हम किसकी बात करेंगे? अब हमें बात करनी है बॉइलिंग पॉइंट की। बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही बढ़ता है, क्योंकि आपकी मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तब भी आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि बेटा आपके 4D 5D आगे, बड़े बड़े साइजेस आगे, मेटालिक बॉन्ड अच्छा बनने लग जाएगा, फ्रीक्वेंट मेटालिक मेटालिक बॉन्डिंग इंटरेक्शन होंगे। तो हम बोलते हैं सिंपली, अगर आपसे कोई बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे तो आप बोलोगे 5D सीरीज का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, then you have your 4D series and then you have your 3D series। मैं बोलूंगा क्या? वही वाली बात, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और उसको बॉयल करना उतना ही मेरे लिए क्या होता जाएगा? मुश्किल होता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, नॉर्मली आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। अब यहां पे ना एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अपने अपने पीरियड में लोएस्ट होता है। ये स्कूल में भी पूछा जा सकता है, ये जेई में भी असर्शन रीजनिंग या किसी ना किसी तरीके से पूछा जा सकता है कि जिंक, कैडमियम, मर्करी जो है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में लोएस्ट है। क्यों? तो बेटा ये तो अंडरस्टूड सी बात है। इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? इनका कॉन्फ़िगरेशन है N-1D10 NH2, दे हैव 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड क्योंकि इन पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा फिर तो बॉइलिंग पॉइंट क्या ही होना है? लोएस्ट ही होना है। बॉइलिंग पॉइंट के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, वो क्या होगा? लोएस्ट ही होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे ये बात हो रही है तो बेटा एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं। क्वेश्चन ये भी आता है, वाई डू क्रोमियम, molybdenum and tungsten have highest melting points in their respective series या periods? Why do chromium, molybdenum and tungsten they have highest melting point in their respective series? तो बेटा इसका भी रीजन आसान है। क्या रीजन है? आप देखो, क्रोमियम आपको पता है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ये कैसे स्पीशीज हैं? ये ऐसे स्पीशीज हैं। देखना जरा, जैसे ये इस तरीके के स्पीशीज थे, ये आपके इस तरीके के स्पीशीज हैं, एक दूसरे के नीचे ही तो आते हैं। ये 3D सीरीज का है, ये 4D का, और ये 5D का। तो ये N-1D5 NS1 के हैं क्या? मतलब यार ये अपने अपने पीरियड्स में रिस्पेक्टिवली सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं, राइट? और क्योंकि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट भी आपका किस पे डिपेंडेंट है? स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग पे। और स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग भी किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो मैंने आपको कहा था आज के सेशन में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना, आज के सेशन का क्या है? राजा है। ये बात तुम्हें अच्छे से समझ आनी चाहिए।
हम ये भी बोल देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक्चुअली आपका डेल्टा एच एटमाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। पर बेटा बात वही हो जाती है ना, डेल्टा एच एटमाइजेशन भी तो इस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? पक्का ध्यान से देख लो, कुछ जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा ना, चीजें समझ आनी चाहिए बेटा, अपने को कोई जल्दीबाजी नहीं है, अपने को लॉजिक समझना है बातों का, बिना लॉजिक समझे हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। पर आई गेस यहाँ लॉजिक ही कॉमन है, यहाँ ऐसा नहीं है कि हर केस में कोई नई बात हो रही है, हर केस में कोई नई बात हो रही है, एक ही बात लेके चले हुए हैं और सारी बातें सॉल्व होती जा रही हैं। ठीक है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है इसको एक डब्बे में डाल के रख लेते हैं। क्लियर है भाई? आगे बात करें? चलिए, अगर हमें आगे बात करनी है तो बेटा हमने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात कर ली, हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ली, हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और एक बड़ा टॉपिक। अब काफी देर तक ना मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की आपसे बात करूंगा, काफी देर तक बहुत सारी वेराइटीज कवर करेंगे, फिर हम छोटी 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 टुच्ची 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 प्रॉपर्टी है जिनको उठा लेंगे और उनको समझते हुए चलेंगे। पर ऑक्सीडेशन स्टेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे आपका ये मेटालिक बॉन्ड वाली बात इंपॉर्टेंट थी ना समझनी, वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात समझनी भी बहुत जरूरी है। क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? आपको अच्छे से पता है, किसी मेटल पे वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसकी वजह से जो चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। पर मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, ये बात तो किसी एक नॉर्मल एलिमेंट के लिए हम बोल देते हैं। पर अगर हम किसी मेटल की बात कर रहे हैं तो कोई मेटल कितने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है, अपने पे कितना प्लस चार्ज ला सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है, राइट? अच्छा, अगर वो उसकी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है तो ध्यान से समझें, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, दे आर फेमस और दे आर नोन टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर नोन फॉर शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बेटा व्हाट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स? बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसलिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1d 1 से 10 ns 1 से 2, ये हम बोल देते हैं। अच्छा बेटा, जब ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होता है ना तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास, अगर आप 3D सीरीज की बात करो लेट्स से, तो 3D सीरीज की अगर आपने बात करी तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d 1 से 10 4s 1 से 2। आप बोलते हैं आपके 3D और 4s में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता, आप बोलते हो आपके 3D और 4s में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता। बेटा अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो इजीली इधर उधर क्या कर सकते हैं, स्विच मार सकते हैं, इजीली निकल सकते हैं। मेरी बात समझना ध्यान से, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी फेमस टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। व्हाई कैन दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? बिकॉज बेटा उनका n-1d और जो ns सबशेल है उनके एनर्जी लेवल्स लगभग सिमिलर है। अगर लगभग सिमिलर है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए d से निकालो या s से निकालो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर पाएंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएंगे, क्योंकि दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं आसानी से, तो ज्यादा टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो क्या कर पाएंगे, शो कर पाएंगे। होता क्या है, जनरली ऐसा होता है कि जो वैलेंस शेल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, उससे अंदर वाले शेल से आप उतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते क्योंकि एनर्जी गैप भी होता है। पर यहाँ पे हमने एनर्जी गैप वाली बात ही पूरी क्या कर दी, नलिफाई कर दी। हमने कहा कि यहाँ प्रोविजन है मेरे पास, मैं 4s से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, मैं 3d से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में एनर्जी गैप जो है इन दोनों के बीच में वो बहुत ही क्या है, कम। अगर एनर्जी गैप बहुत ही कम है तो इलेक्ट्रॉन जब दोनों से निकल जाएंगे तो आप सोचो कितने तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ सकते हैं। और अगर कितने तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, फिर मैं पूरी बात करूंगा। मैंगनीज जो होता है इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, राइट? तो बेटा मैंगनीज में पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर मैं आपसे पूछने लगूं तो बेटा देखना ध्यान से, अगर मैं आपसे मैंगनीज में पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछना शुरू कर दूं तो बेटा मैंगनीज क्या है, 3d5 4s2, राइट? 3d5 4s2। अब बेटा ध्यान से देखो, मैंगनीज जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल सकता है सबसे पहले, तो मैंगनीज जो है वो क्या क्या शो कर सकता है, सुनते जाओ। +2 उसने शो कर दी सबसे पहले। अब 2 यहां से तो निकल सकते हैं, एक यहां से भी निकल जाएगा,
कितनी शो कर दी? +3। अब यही क्यों, ये भी निकाल दो, +4। यही क्यों, ये तीनों भी निकाल दो, +5। 2 ये 3 ये 2 ये 4 ये कितनी हो गई? +6। और मैक्सिमम आप कितने निकाल सकते हो? 7। तो मैंगनीज जो होता है वो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मैंगनीज जो है आपका वो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता है। क्यों शो कर सकता है? क्योंकि वो 4s के साथ साथ 3d से भी इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम है। और क्यों सक्षम है? क्योंकि उनके बीच में एनर्जी गैप क्या है? बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप इलेक्ट्रॉन दोनों से निकाल सकते हो। जब आप दोनों से निकाल सकते हो तो दैट्स द रीजन कि यहां पे हमारे पास में क्या हो जाती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं। तो हम यहां लिख देते हैं रीजनिंग, ड्यू टू less energy gap between 3d and 4s subshell. Due to less energy gap between 3d and 4s subshell, it becomes convenient to remove electron. It becomes convenient to remove electron from 3d subshell as well after 4s subshell. 3d के बाद में 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या हो जाता है? कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? ओके। एंड हेंस variety of oxidation states are shown, and hence variety of oxidation states are possible. मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। पर बेटा अगर कोई आपसे रीजनिंग पूछे तो रीजनिंग इतनी सी है कि 3d और 4s के बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है। क्लियर है? दैट्स द रीजन इतनी शो हो जाती हैं। अब बेटा हर एलिमेंट का अपना अपना तरीका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का। तो अगर मैं आपको दिखाऊं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की दास्तां, तो देखो एक पिरामिड सा बना हुआ है। अगर आप यहां चेक करो तो एक पिरामिड सा बना हुआ है पूरे। अगर आप 3D सीरीज का चेक करोगे ना बातचीत, हमारे पास एक पिरामिड सा बन गया ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। जैसे कि अगर आप मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। क्रोमियम 3d5 4s1, क्रोमियम क्या था? 3d5 4s1। मैक्सिमम कितने निकाल सकता है? 6। ठीक है, और स्टार्टिंग में एक एक करके निकालना शुरू कर देता है। बेटा +1 हम प्रेफर नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि +1 बहुत स्टेबल स्टेट नहीं होती। कॉपर के केस में डील करनी पड़ती है, उसकी बात करेंगे, उसका रीजन है। जब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करूंगा ना अगली क्लास में, तब आपको समझाऊंगा कॉपर के +1 का एक रीजन है। ठीक है, आज उतनी बात नहीं करनी। बाकियों में जनरली +2 से ही शुरू होती है। अगर कोई आपसे कहे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप ध्यान से देखो, +2 तो सारे ही ऑलमोस्ट शो कर रहे हैं एक स्कैंडियम के अलावा। +2 सारे ही शो कर रहे हैं एक स्कैंडियम के अलावा। तो हम ये बोलते हैं कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, common oxidation state of d block elements, common oxidation state of d block elements, if somebody asks you, so that's +2, but scandium only shows +3 oxidation state. स्कैंडियम के लिए +2 संभव नहीं है। स्कैंडियम क्या करता है? छोटा साइज है, वो अपने तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ देना चाहता है। ठीक है, स्कैंडियम का +2 एग्जिस्ट नहीं करता। स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3। ठीक है, समझ में आई यहां तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे चर्चा क्यों कर रहा हूं? मैंने आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का लॉजिक बता दिया, मैंने आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की रीजनिंग ढंग से समझा के आपको दिखा दिया कि भाई देखो हर कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। पर ना हमेशा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का तरीका ये नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखो और सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ये चलता है जहां तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे पेयरिंग शुरू होगी ना, आपका अलग तरीका शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे पेयरिंग शुरू होगी आपका अलग तरीका शुरू हो जाएगा।
ठीक है, जैसे अगर आप इस तरीके से पेयरिंग वाली बात को मान के चलो तो फिर तो आयरन जो है ये क्या शो करता है 3d6 4s2 शो कर सकता है, तो इसके लिए तो मैक्सिमम कितना हो जाना चाहिए था 8, बट होता कितना है 6, और यहां देखो यहां तो +7 +8 +10 कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे नहीं होता कि पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, वो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन निकाल के मैक्सिमम स्टेट निकालने का जो तरीका था, जैसे यहां था 3d5 4s2 तो मेक सेंस कि मैक्सिमम +7 होगी, यहां था 3d5 4s1 मेक सेंस +6 होगी, यहां था क्या 3d स्कैंडियम था 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2 तो मेक सेंस कि हाईएस्ट क्या होगी +5, यहां था 3d2 4s2 तो मेक सेंस कि हाईएस्ट स्टेट क्या होगी +4 होगी, परंतु यहां से आगे ये लॉजिक नहीं चलता जैसे जैसे पेयरिंग होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको वो एकदम समझने की जरूरत नहीं है कि कहाँ क्या आएगा, पर ठीक है आपको ये समझ में आनी चाहिए बात कि हमारे पास हर एलिमेंट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। जो सेंट्रल वाले हैं, जो मैंगनीज है वो सबसे ज्यादा शो करता है, और ये जो बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर वाले हैं, बिल्कुल जो कोने वाले हैं, ये देखो वो जैसे जैसे आप यहां से दूर 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 जाते जाओगे दोनों साइड, आपकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसका रीजन है, सोचो क्या रीजन है। जिंक जो है 3d10 लेके बैठा है, 3d10 तो भले ही एनर्जी गैप लगभग सेम हो, स्टेबिलिटी पे थोड़ी खेल जाएगा दोस्त। भले ही 3d और 4s का एनर्जी लेवल कितना ही सेम हो, कितना ही क्लोज हो, पर बेटा अगर 3d10 बहुत ज्यादा स्टेबल है तो क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करना चाहेगा, क्या नहीं करना चाहेगा। तो जिंक कहता है कि ठीक है भाई 4s से लेके जाओ इलेक्ट्रॉन, मैं तो नहीं देने वाला किसी भी हाल में, मैं तो फुल फील्ड स्टेट में बैठा हूं यार, मुझे कैसे हिला सकते हो तुम। तो जिंक सिर्फ और सिर्फ क्या देता है +2। ऐसे स्कैंडियम, स्कैंडियम कहता है यार मेरे पे तो 3d1 4s2 है ना दोस्त। अब तुम कहोगे कि 4s से इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे और d को छोड़ देंगे, तो d1 कॉन्फ़िगरेशन की तो कोई बात ही नहीं बची यार, तो d1 कॉन्फ़िगरेशन कोई स्टेबल नहीं होता। तो स्कैंडियम कहता है इससे बेटर तो ये है कि मुझे तुम क्या छोड़ जाओ, d0 छोड़ जाओ, d0 छोड़ जाओगे तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा, ठीक है। तो वो d0 लेके ज्यादा खुश रहता है रादर देन d1 में रहने के। तो जैसे जैसे आप ये बीच से दूर जाते जाते हो, आपकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी भी क्या होती जाती है, लूज, और उसके रीजंस हैं उनके खुद के पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उनके खुद के पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। समझ में आई क्या बात। तो हमने यहां से क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया, हमने समझा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हमने समझा स्कैंडियम में सिर्फ ये क्यों है और जिंक में सिर्फ ये क्यों है, हमने समझा कि यहाँ मल्टीपल कैसे है, हमने समझा यहाँ पे मैक्सिमम स्टेट्स कैसे आ रही हैं, हमने समझा यहाँ पे हर जगह वो लॉजिक नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी समझ में आ गया कि क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि एनर्जी गैप कम है, ठीक। चलो, अगर इतनी बात समझ में आई आपको, तो अब ना मैं कुछ कुछ करके तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा। चीजें जब क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कस होना तो ज्यादा समझ में आती हैं, तो हम क्वेश्चनर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे बातों को। देखना पर ध्यान से, अगर आपसे कोई कहे कि हर एलिमेंट का मैंगनीज तक, बेटा हम जनरली मैंगनीज तक ही बात करते हैं, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं ना, तो दे आर क्वाइट पॉपुलर। तो इनमें सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आपसे मैंने कहा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, पर इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो बेटा जब d0 कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव करेंगे वो इनका मोस्ट स्टेबल है। अगर मोस्ट स्टेबल है तो बेटा दीज आर दी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज दे हैव अक्वायर्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ओवर हियर, बिकॉज दे हैव अक्वायर्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ओवर हियर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये आपकी क्या है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि इन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लिया है। इन्होंने क्या अक्वायर कर लिया है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, ठीक है। किसी को डाउट है कि कैसे हो रहा है, समझ लो बेटा ध्यान से, डाउट है तो स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम क्या होता है उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो स्कैंडियम 3+ क्या हो जाएगा 3d0। तो स्कैंडियम 3+ समझ में आया। अच्छा, अगर मैं आपसे टाइटेनियम की बात करूंगा तो बेटा टाइटेनियम क्या होता है 3d2 4s2। अब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देगा तो टाइटेनियम क्या बन जाएगा 3d0। आप मुझे ये भी समझा दोगे क्या कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया, क्योंकि बेटा
3D शुरू होने से पहले हमारे पास क्या रहा होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p6 के बाद 4s और 3D आते हैं, पर 3p6 तक हम ऑलरेडी आर्गन वाला कॉन्फ़िगरेशन तो अचीव कर ही चुके हैं। तो यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचना तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात है, तो टाइटेनियम में समझ में आ गया। ठीक उसी तरीके से वैनेडियम की बात कर लो। वैनेडियम आप क्या बोल दोगे, 3d3 4s2, पांचों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। पांचों लूज कर देगा तो आपका क्या बना देगा, 3d0 बना देगा। अच्छा, क्रोमियम की बात कर लो, 3d5 4s1, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो डी पे क्या बना देगा, 0 वापस से। अच्छा, मैंगनीज की बात कर लो। मैंगनीज क्या होता है, ये तो सबको अब तक याद हो जाना चाहिए। 3d5 4s2, सातों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मैंगनीज पे जो +7 है वो क्या आ जाएगा, 3d0। तो इसलिए ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है मेरे पास, ये मेरी मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि इन सब में मेरा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है, D0 कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है। सही है, ठीक है साहब। अब एक क्वेश्चन देखना जरा, What can be the reason for the stability of Mn2+ and Fe3+? हम बोलते हैं Mn की 2+ स्टेट बहुत स्टेबल होती है और आयरन की 3+ स्टेट बहुत स्टेबल होती है। सोच सकते होगे इसका क्या रीजन हो सकता है। Mn की 2+ स्टेट इज वेरी स्टेबल एंड आयरन की 3+ स्टेट इज वेरी स्टेबल। What could be the possible reason for the same? फिर से हिंट देता हूं, फिर अटेम्प्ट करो। हिंट ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे अपने आप आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है। सोचना जरा एक बार इसको, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे, हाँ जी, Mn2+ और Fe3+। ध्यान से देखें जरा, अगर मैं Mn की बात करता हूं तो बेटा Mn का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अभी अभी लिखा है पिछली स्लाइड पे, 3d5 4s2 होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे मैंगनीज की, तो मैंगनीज के लिए अगर मैं 2+ स्टेट रखूंगा तो ये 4s के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो क्या बचेगा, 3d5 बचेगा, राइट। अगर Mn2+ के लिए 3d5 बचेगा, 4s हो जाएगा 0। अगर 4s हो गया 0 तो बेटा मैं ये बोलूंगा ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फिल्ड। और अगर ये है हाफ फिल्ड तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल। अच्छा ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं आयरन की। ग्राउंड स्टेट तो देखो स्टेबल होगी ही होगी, हम ना यहाँ पे आयनिक स्टेट की बात कर रहे हैं। आप बोलोगे सर Mn का 3d5 4s2 ऑलरेडी स्टेबल नहीं था क्या, वो तो फुल फिल्ड था, तो आपने उसको क्यों हिलाया। तो बेटा बात ये थी, हम यहाँ पे आयनिक स्टेट्स की बात कर रहे हैं ना, कि Mn2+ बाकी स्टेट्स में से सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, +3 +4 +6 +7 सब में, तो +2 स्टेबल इस वजह से होता है, हाफ फिल्ड है डी और स्टेबल है। अगर आप Fe3+ की बात करना चाहते हो तो बेटा ध्यान से सोचो, आयरन का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आयरन होता है 3d6 4s2, 3d6 4s2 होता है। अब बेटा अगर मैं आयरन पे 3+ चार्ज लाऊंगा तो 2 तो यहां से निकल जाएंगे और 1 यहां से निकल जाएगा, ये क्या बच जाएगा वापस से, 3d5 4s0। अरे वाह जी वाह, क्या यहां पे भी यही लॉजिक लग जाएगा क्या, 3d5 फिर से क्या हो गया, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो दैट्स द रीजन कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्लियर है, इजी था। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जेई में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में और बोर्ड्स में भी। इनफैक्ट मैंने आपको पहले ही कहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, सब एनसीईआरटी में होता है, उसी से सवाल बनते हैं। तो बोर्ड वाला भी एनसीईआरटी से पूछेगा और जेई वाला भी एनसीईआरटी से पूछेगा। जब मैं इसके क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगा तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि इन्हीं बातों के हिसाब से ही तो आंसर आते हैं। ठीक है, पहले अभी बेटा मैं क्वेश्चंस क्यों नहीं करा रहा, आई वांट पहले अपना कुछ अच्छे फंडे सीख लो। अभी तो इक्की दुक्की बातें सीखी हैं, जब थोड़े अच्छे सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे ना, फिर एक साथ क्वेश्चन करने में मजा आएगा, फिर दिमाग चलेगा यहाँ ये प्रॉपर्टी लगाऊं कि ये प्रॉपर्टी लगाऊं, ये चीज का लॉजिक लगाऊं या ये चीज का लॉजिक लगाऊं। अभी अगर मैं एक बात सिखाऊंगा उसके 2 सवाल करा दूंगा, एक बात सिखाऊंगा फिर 2 सवाल करा दूंगा, तो दिमाग नहीं खुलेगा, दिमाग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि इस प्रॉपर्टी पे ये सवाल होता है।
जब कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज 3-4 पढ़ लोगे ना, फिर सवाल करने में फील आएगी, मजे आएंगे, तब करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने, वाई डज जिंक शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? ये तो समझ में आता है, ये तो आंसर खुद ही कर सकते हैं, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। चलो फिर भी तुम्हें बुरा ना लगे बता देता हूं। जिंक जो होता है, जिंक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वैलेंस शेल का, 3d10 4s2। अब ये भी ऐसे तो बहुत स्टेबल है, पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करनी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा भाई, 4s2 अपने इलेक्ट्रॉन ले जा, डी तो नहीं लेगा इस बार क्योंकि वो क्या है, फुली फिल्ड। तो जिंक +2 करके क्या कर लेगा, 3d10 बना लेगा, और 3d10 बना लेगा तो वो तो कैसा है बेटा, वो तो है फुली फिल्ड। और अगर ये है फुली फिल्ड तो ये कैसा होगा, मोस्ट स्टेबल। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं वेरिएबल वाली गिनती में आया कि नहीं आया, स्टेबिलिटी अल्टीमेटली मैटर करती है। और दुनिया में हर चीज क्या चाहती है, स्टेबिलिटी। तो ये कह रहा है जब मैं +2 में स्टेबल हूं तो मैं कहीं और दिमाग क्यों लगाऊं, क्यों +1 में जाऊं और क्यों +3 में जाऊं। राइट, मेक सेंस? ठीक है साहब, समझ में आ गई ये वाली बात भी, इजी था ये क्वेश्चन भी। चलो अगर ये सवाल भी इजी था तो अब देखो कुछ बातें। बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के टाइम हम क्या करते थे, नोट पॉइंट्स हैं, जो भी आज हम नोट पॉइंट्स लेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्हें ध्यान से समझना है हमें। नोट पॉइंट में क्या कह रहा है बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप ये कहा करते थे कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टेबल होती जाती है, और उसका आप रीजन दिया करते थे इनर्ट पेयर इफेक्ट को। आप बोला करते थे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में उल्टा होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फेवरेबल हो जाती हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती हैं, ज्यादा फेवरेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो क्रोमियम, अगर आप बात करो मॉलिब्डेनम, अगर आप बात करो टंगस्टन, ये 3D का है, 4D का है, 5D का। आपको पता है इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, N-1d5NS1। तो इसके लिए भी मैक्सिमम स्टेट +6 है, इसके लिए भी मैक्सिमम स्टेट +6 है, और इसके लिए भी मैक्सिमम स्टेट +6 है। बट +6 की स्टेबिलिटी क्रोमियम के लिए है ज्यादा, समझ आ गई। 3D सीरीज की बात हम इतनी देर से कर रहे हैं, बट अगर तुम इस ग्रुप में देखोगे ना तो आप ये बोलोगे कि मॉलिब्डेनम पे +6 आना या टंगस्टन पे +6 आना ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम पे +6 आने से। ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर एक खास बात होती है, क्या खास बात होती है कि हायर मेंबर्स के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, जबकि पी ब्लॉक में उल्टा हुआ करता था। हैवी मेंबर्स के लिए, हायर मेंबर्स के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल बोला करते थे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट से। यहां ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये एग्जांपल भी है हमारे पास, मॉलिब्डेनम का +6 और टंगस्टन का +6 जो है वो क्रोमियम के +6 से ज्यादा स्टेबल होता है। अगर ज्यादा स्टेबल होता है तो हम क्या बोलते हैं, क्रोमियम अपनी मैक्सिमम स्टेट में अगर बैठा है तो वो अब इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, वो क्या होगा, खुद तो रिड्यूस ही हो गया, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, जो मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड है, टंगस्टन का ऑक्साइड है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक, अगर ये बात हुई, अब बेटा ये पॉइंट ना एनसीईआरटी में भी है आपकी, पर एनसीईआरटी में इतना पैराग्राफिकल फॉर्म में लिखा हुआ है कि बच्चे की नजरों से ही हट जाता है, या बच्चों कहते हैं अरे अरे मॉलिब्डेनम टंगस्टन कहां से आ गया, समझ ही नहीं आया। पर अब देखो, अब जब हमने इसको डिस्कस किया इस तरीके से तो ज्यादा बात बनी ना। तो जब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी वाली बातें आप यहाँ नोट्स में क्यों बता रहे हो, तो बेटा बात है अगर एनसीईआरटी पढ़ के ही समझ में आ जाता तो फिर तो बात ही क्या बनती, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। पर उन चीजों को थोड़ा आसान तरीके से समझना, थोड़ा लॉजिक से समझना, और थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में समझना, वहां मेरा काम आता है आप लोगों के लिए। राइट, ठीक, आगे नेवर माइंड, आगे बात करते हैं। बेटा आगे देखो एक क्वेश्चन, अभी अभी मैंने एक पॉइंट बोला कि डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट देना चाहते हैं या देना पसंद करते हैं, पी ब्लॉक वाले लोअर देना पसंद करते थे, और लोअर से लोअर भी वो क्या दे देंगे, +2 दे देंगे, उनकी कॉमन स्टेट +2 होती है। परंतु कुछ डी ब्लॉक के मेटल्स ऐसे भी हैं जो कभी कभी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कोशिश करते हैं। अब मेटल है तो नेगेटिव तो नहीं शो करेंगे यार, क्योंकि मेटल का काम तो इलेक्ट्रॉन देना होता है, तो प्लस चार्ज ही अपने ऊपर ज्यादा शोभा रखता है। पर बेटा कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां उन्हें अपने ऊपर कैसा चार्ज लाना पड़ता है, 0। कैसा लाना पड़ता है, 0। 0 क्यों लाना पड़ता है उसका देख लो एग्जाम्पल।
आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ चुके हो, आप लोगों ने सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ ली है, आपको पता है सिग्मा डोनर्स पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कौन से होते हैं। तो बेटा अगर कार्बोनिल लिगेंड है तो आपको पता है ना कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो अगर मैंने एग्जांपल लिया FeCO5 का, या मैंने एग्जांपल लिया NiCO4 का, टेट्रा कार्बोनिल निकल या पेंटा कार्बोनिल आयरन, तो बेटा इन केसेस में आपके पास में आयरन पे कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी? जीरो। इन केसेस में आपके पास में आयरन या निकल पे कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी? जीरो। तो जी हाँ, मेटल जरूरी नहीं है हमेशा अपने ऊपर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ही लाए, वो डिपेंड करता है कैसी कंडीशन पे वो बॉन्डेड है। तो हमने क्या बोला यहां पे, हम बोलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स क्या होता है मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बेटा ये तो 11th का पार्ट भी नहीं है, तो आप ताजा ताजा पढ़ के आओ यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये तो आपको आना चाहिए। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स मेटल्स एग्जिबिट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये केस भी पता होना चाहिए। अब इसको मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में क्यों करा है, रिवाइज करोगे याद रहेगा, बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पैराग्राफिकल फॉर्म में रखते हो सकता है दिमाग से स्किप हो जाता। जो भी मैं चीजें क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा हूं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना उन्हें, ठीक है। चलो आगे बात करें क्या, या देखना है इसको एक बार, कुछ हाईफाई तो नहीं हो रहा, सवाल की लैंग्वेज पढ़ ली थी क्या? वाई डू आयरन एंड निकल in these complexes have zero oxidation state despite the fact that D block elements favor high oxidation state? Yes, because pi acceptor ligands हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कैसी बॉन्डिंग उसकी करवा रहे हो, कैसी चीजों के एनवायरनमेंट में वो आ रहा है, अपने आप से सिर्फ डिपेंड नहीं करेगा। भाई कोई चीज बैठे बैठे थोड़ी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी यार, आप उसको कोई माहौल दोगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी ना। आप उसे कोई माहौल दोगे, कोई बॉन्ड बनाने आएगा तभी तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा। अब यहाँ पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स आ गए बॉन्ड बनाने, तो जीरो ही कर गए इसको, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि सिग्मा डोनर्स के साथ में पाई एक्सेप्टर भी हैं वो, राइट। ठीक, ओके, आगे बात करें। चलिए अगर आगे बात करनी है तो अब बात करते हैं बेटा एक नए टॉपिक के बारे में, है तो ऑक्सीडेशन स्टेट का ही। मैंने आपको कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत देर चलने वाला है, बड़ा टॉपिक है हमारा। हम बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जब आपने बात करी थी, हमने कहा था हम जनरली स्कैंडियम से ये मैंगनीज तक ही डिस्कस करते हैं, तो बेटा ये वाली चीज याद है क्या? हमने डिस्कस करी थी ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है हर किसी की। टाइटेनियम की +4, वैनेडियम की +5, क्रोमियम का +6 और Mn का +7, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कंपाउंड बनाता है इन एलिमेंट्स के साथ? मैंने अभी भी कहा था ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बैठे बैठे थोड़ी आ जाएगी, कोई चीज न्यूट्रल खाली बैठे अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ी लूज कर देगा, कोई बॉन्ड बनाने आएगा तभी तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना सब। तो हमने बोला कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कब एग्जिबिट होती हैं, तो बेटा ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट होती हैं दो तरीके से। जब आपके ये जो डी ब्लॉक वाले मेटल्स हैं ये क्या बनाते हैं, या तो ये हैलाइड्स बनाते हैं या ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दो ही केसेस में सिद्ध होती हैं, दो ही केसेस में देखी जाती हैं, या तो आपके मेटल्स हैलाइड्स बनाए मतलब फ्लोरीन से रिएक्ट करें, या फिर ये आपके ऑक्साइड्स बनाए ऑक्सीजन से रिएक्ट करें, राइट। अच्छा, अगर ये फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स की बातें हो रही हैं तो इन्हीं के साथ में क्यों हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी? क्योंकि बेटा ये है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने ऊपर माइनस चार्ज ले लेंगे और मेटल पे प्लस चार्ज इजीली आने देंगे। और उससे भी ज्यादा बेटर है कि फ्लोरीन के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है हैलाइड्स में भी, और ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स का मतलब तो है ही ऑक्सीजन। अगर मैं हैलाइड्स की बात कर रहा हूं तो मेरे पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पॉसिबल है, बट मैं अभी आपको बताता हूं इन सब में भी फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हाई स्टेट में ज्यादा होती है। एक लॉजिक तो आपको समझ आ ही गया होगा बोलते कि भाई क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, ठीक है, वो तो है ही है, पर उसके बाद में फ्लोरीन के और प्रॉपर्टीज भी यहां पे निकल करके आते हैं। डिस्कस करेंगे कि क्यों फ्लोराइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि 3D मेटल्स जो हैं आपके, वो अगर आप उनसे कहोगे कि आप अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं उनमें कौन सा कंपाउंड बनाना पसंद करेंगे, तो ब्रो या तो वो हैलाइड्स बनाएंगे या फिर वो ऑक्साइड्स बनाएंगे। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई, या तो हैलाइड्स बनाएंगे ऑक्साइड्स बनाएंगे, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हैलाइड्स।
टाइटेनियम की बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, राइट, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वैनेडियम में है +5 और क्रोमियम में है +6 और Mn में क्या है +7। तो हमारे पास किस तरीके के हैलाइड्स बनते हैं? टाइटेनियम में देखो, हैलोजन पे तो हमेशा ही -1 होगा, हैलोजन पे हमेशा ही कैसा होगा -1। क्रिस क्रॉस करा दो सब जगह, अगर सब जगह क्रिस क्रॉस कराओगे तो टाइटेनियम का कैसा हैलाइड बनेगा TiX4, वैनेडियम का कैसा बनेगा VX5, क्रोमियम का कैसा बनेगा CrX6 और मैंगनीज का कैसा बनेगा MnX7। बेटा अगर MnX7 बनेगा तो मतलब यहां मैंगनीज पे क्या स्टेट आएगी +7 आएगी, राइट। पर बेटा ये बात ध्यान रहे, मैंगनीज कभी भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हैलाइड्स के साथ में नहीं देता। मैंगनीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हैलाइड्स के साथ में नहीं देता, और इसमें मैं बात करूं फ्लोराइड्स के साथ में नहीं देता। क्यों नहीं देता? एक्सपेरिमेंटल है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता। पर हाँ, बाकियों के केस में हैलाइड्स के साथ में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। हम बात करेंगे कि क्यों ये किसी और के साथ देता होगा, यहां नहीं देता तो। पर अभी के लिए आपने सिर्फ ये बात देखी कि 3D मेटल के बेटा जो हैलाइड्स थे वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में इस तरीके के कंपाउंड्स बना रहे थे, पर मैंगनीज ऐसा कंपाउंड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं दे पाएगा, सॉरी। ठीक, अगर ये बात है तो अब आगे आगे सुनते जाओ कहानी, जैसे जैसे बातें चलेंगी तब बात होगी। मैंने बोला कि इन हैलाइड्स में भी सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड किसका बनता है? फ्लोरीन का। क्यों? फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ज्यादा स्टेबल करता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जगह पे। कारण बेटा फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन, एक तो देखो आपको पॉइंट पता ही है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स यहां पे आ जाते हैं, एक तो ये कि फ्लोरीन के केस में लैटिस एनर्जी बड़ी हाई हो जाती है। फ्लोरीन के केस में लैटिस एनर्जी बड़ी हाई हो जाती है। एंड फ्लोरीन के केस में आप बोलते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होती है? हाई। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, बॉन्ड अच्छे बना लेगा। अगर फ्लोरीन का साइज छोटा है तो जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड लेंथ कोई बहुत विशेष बड़ी नहीं बनेगी, तो बॉन्ड कॉम्पैक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज्यादा होगा, पकड़ ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन पे, तो उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, तो बॉन्डिजेशन एंथैल्पी हाई होगी। ऑल्सो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी भी तो ज्यादा होगी, क्योंकि लैटिस में साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, तो बेटा लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होती है। हाई लैटिस एनर्जी के लिए एक एग्जांपल होता है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे आज तो देखिएगा, COF3 जो होता है उसमें लैटिस एनर्जी बहुत हाई होती है। और अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो आप VF5 की बात कर लो, आप TiF4 की बात कर लो, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाईएस्ट है, वो तो एक जनरल रीजन है, उसके साथ उसकी लैटिस एनर्जी हाईएस्ट होती है उसके कंपाउंड्स में, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी हाई होती है। बेटा इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं मैंगनीज की, तो बेटा Mn जो है वो आपने एक्सपेक्ट किया था MnF7 दे देगा, बट MnF7 तो नहीं बन पाता, ठीक है। Mn जो है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के MnF7 नहीं बना पाता, उसकी जगह पे वो क्या बनाता है? उसकी जगह पे वो बनाता है MnO3F। उसकी जगह पे क्या बनाता है? MnO3F बनाता है। ऐसा नहीं है फ्लोरीन के साथ कंपाउंड ही नहीं बनाएगा, पर फ्लोरीन के साथ F7 तो नहीं बनाएगा, MnO3F बनाएगा। यहां भी तो स्टेट +7 ही होगी ना, कैलकुलेट करके देख सकते हो आप। इनफैक्ट ये जो ट्राईहेलाइड की बातें हैं, Mn जो है वो ट्राईहेलाइड नहीं बनाता है, राइट। मतलब Mn जो है वो, सॉरी, ये नहीं बनाता है, F7 नहीं बनाता है। पर अगर आप बात करोगे ट्राईहेलाइड्स की, तो ट्राईहेलाइड्स भी बनने बंद हो जाते हैं Mn के बाद में, बस एक आयरन है और जो कोबाल्ट है, यहां तक आपको भले ही Fe(X3) या COX3 दिखेगा। इसके बाद में अगर आप बात करोगे निकल से, कॉपर से, जिंक से, तो ये ट्राईहेलाइड्स नहीं बनाते। फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है।
NiX3 कभी एग्जिस्ट नहीं करता ज्यादा स्टेबली, CuX3 नहीं एग्जिस्ट करता, ZnX3 नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। अच्छा, NiCl2 एग्जिस्ट करता है ना। क्यों? आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे आ जाओ ना। जो हमने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ट पढ़ा था, एक पिरामिड वाला, जब हमने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ट पढ़ा था तो देखो कॉपर और जिंक में तो +3 संभव ही नहीं है, और निकल के केस में +3 स्टेबल ज्यादा होता नहीं है। निकल के केस में +3 ज्यादा स्टेबल होता नहीं है, +2 ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? तो एक फैक्ट है, सुन लो ध्यान से। निकल के केस में +2 ज्यादा स्टेबल होता है। निकल +2 इज हाईली स्टेबल, क्योंकि चार्ज डेंसिटी हाई है और हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा नेगेटिव। इस पॉइंट को मैंने क्यों बताया? इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा मैं आगे जब मैं E0 की बातें करूंगा। बट हाँ, अभी बात चली थी तो हमने कहा एक बार इसको लिख के रख लेते हैं। निकल +2 हाईली स्टेबल होता है क्योंकि उसमें चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और आपके पास में उसका ΔH0 हाइड्रेशन बहुत नेगेटिव होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर वगैरह में इसकी बातें करेंगे, क्योंकि हाइड्रेशन की बात हो गई तो P ब्लॉक में पढ़ के आए हैं कि जब भी ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूटर, राइट। तो हमने बोला निकल ऑनवर्ड्स जो आपका +3 है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ट्राई हैलाइड्स तो आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आपके ट्राई हैलाइड्स नहीं बनेंगे और आपने ये बात कर ली है कि Mn जो है वो F7 नहीं बनाता, तो आपको फ्लोरीन से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी मैंने। मेरा मकसद था आपको बताना कि फ्लोरीन जो है वो आपके पास में हैलाइड्स बनाता है बड़े स्टेबल। स्टेबल क्यों बनाता है? उसके 3 रीजन है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, एक आप बोल देते हो लैटिस एनर्जी हाई है, और एक आप बोल देते हो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई है। एग्जाम्पल है लैटिस एनर्जी का, और इसका आप डेटा चेक कर सकते हो। हमने बोला MnF7 आपका नहीं बनेगा, उसकी जगह क्या बनेगा? MnO3F बन जाता है, और FeCO तक आपके ट्राइहेलाइड्स बनते हैं, उसके आगे आपके ट्राइहेलाइड्स भी नहीं बनते। क्लियर है? अब बेटा फ्लोरीन जो है वो आपको समझ में आ गया ना, फ्लोराइड वाली बातें आपको समझ में आ गई हैं कि आपके हैलाइड्स जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? फ्लोराइड के सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, और उसमें भी Mn का हैलाइड स्टेबल नहीं होता है। और फ्लोराइड स्टेबल क्यों होते हैं वो भी समझ में आया। अब नोट पॉइंट पे आते हैं। वैनेडियम +5 में VF5 बनाता है खाली, Cl5 VBr5 Vi5 नहीं बनाता है। जबकि क्यों नहीं बनाता? उसका रीजन है कि अगर उसने बाकी हैलाइड्स बनाए तो वो बाकी हैलाइड्स जो है ना वो क्या कर देते हैं, आपका जो आपके बाकी हैलाइड्स हैं वो क्या कर लेते हैं बेटा? ऑक्सो हैलाइड बना लेते हैं, वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। वैनेडियम का भी अगर आप बात करो हैलाइड बनाने में तो सिर्फ फ्लोरीन बनता है, फ्लोराइड बनता है, बाकी हैलाइड्स नहीं बना पाता, वो ऑक्सो हैलाइड्स बन जाते हैं वो हाइड्रोलाइज होके। अगर आपने VCl5 बनाने की कोशिश करी तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो हाइड्रोलाइज होके VOCl3 बना देगा। क्लियर है? पर VF5 स्टेबल होता है। इस तरीके से अगर आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करो तो आपके फ्लोराइड स्टेबल ही नहीं होते। फ्लोराइड्स हमेशा कहां बनते हैं? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे बनते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल नहीं होते। जैसे कि VX2 टाइप है तो VF2 नहीं बनता, VCl2 VBr2 फिर भी बन जाएगा। फ्लोराइड हमेशा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेंगे। क्यों बनेंगे? उसका रीजन है आपके पास लैटिस एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं ताकि तुम भूलो ना, बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अगर ये बात समझ में आती है फ्लोराइड की, अब बात करते हैं कॉपर के हैलाइड्स की। अभी हमने बोला कि फ्लोराइड जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल नहीं होते हैं, राइट। वैनेडियम का एग्जांपल भी लिया। पर अगर आप बात करो कॉपर की, अगर आप बात करो कॉपर की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी अभी बात करी थी कि फ्लोराइड जो होते हैं वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कहां स्टेबल होते हैं? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे। पर बेटा मैं हमेशा बोलता हूं, पहले ही मैंने बोला है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, जिसमें गाड़ी में कोई अपवाद ना हो। गाड़ी स्ट्रेट तो चल ही नहीं सकती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी आएगी। तो वही वाली बात आ गई कि आपने कहा था लो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड की स्टेबल नहीं होती, परंतु कॉपर जो है उसका फ्लोराइड नोन है। VF2 नोन नहीं था, TiF2 भी उतना स्टेबल नहीं है, बट कॉपर का CuF2 स्टेबल है। बल्कि कॉपर का तो हायर हैलाइड जो स्टेबल होना चाहिए था, जो बाकियों में स्टेबल हो रहा है, वो यहां स्टेबल नहीं है। कॉपर का आयोडाइड जो है वो स्टेबल नहीं है।
क्यों स्टेबल नहीं है बेटा? जब भी आप कहते हो कि कॉपर के साथ अगर आयोडाइड बनाना है तो आप क्रिस क्रॉस ऐसे ही तो करना चाहते हो ना। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है? रिएक्शन ही तो होती है ना इनमें, हम तो इसको फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो जब ये आते हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो बेटा कॉपर क्या करता है, इस आई माइनस के साथ में खुद नहीं रिएक्ट करता, वो इस आई माइनस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। किस में कर देता है? I2 में। और खुद क्या बना लेता है? +2 से +1, +1 स्टेट में अपना आयोडाइड बनाता है। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कॉपर जो है वो +2 स्टेट में हेलाइड बनाता तो है, पर फ्लोराइड भी बना देता है, जबकि बाकी हमने पढ़े थे लोअर फ्लोराइड स्टेबल नहीं होते, कॉपर बना देता है। बल्कि कॉपर धोखा कहां दे देता है? जो सबके बन रहे हैं, ब्रोमाइड आयोडाइड बन रहे हैं, इसका आयोडाइड नहीं बनता। वो तो आयोडाइड को क्या कर देता है? आयोडीन में आयोडीन ऑक्सीडाइज कर देता है। सही है? ठीक है साहब, ये हो गया। तो आपको बेटा कॉपर की एक बड़ी अच्छी रिएक्शन है, हम इसको दोबारा भी डिस्कस करेंगे। कॉपर +2 जो होता है वो डिस्प्रपोर्शनेट करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। जब इतनी बातें कर ही ली हैं तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, सोच के आना। एक होमवर्क क्वेश्चन, आपने बोला जिंक का +2 स्टेबल होगा क्योंकि D10 है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल होना चाहिए, राइट। आपने बोला Mn का +2 स्टेबल होगा, D5 है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल होना चाहिए, राइट। तो फिर बेटा यहां क्या दिक्कत आ गई? Why Cu plus is less stable than, जो आपका Cu प्लस है वो Cu2 प्लस से लेस स्टेबल क्यों है? जबकि अगर आप बात करो तो कॉपर जो है उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s1। तो बेटा अगर आप इसका Cu प्लस लिखोगे तो ये तो 3D10 होगा, और अगर आप इसका Cu2 प्लस लिखोगे तो वो तो 3D9 होगा। फिर भी आप क्या कह रहे हो कि Cu2 प्लस जो होता है, फिर भी आप क्या कहते हो? आप तो ये कहते हो कि Cu2 प्लस जो है वो ज्यादा स्टेबल है Cu प्लस से। वाई सो? मेरा क्वेश्चन है वाई सो? आप एक जगह तो कह रहे हो कि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को जिता दो, यहां कह रहे हो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को हरा दो। सोच के आना है, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा किताबें विताबें छान के, थोड़ा इंटरनेट को ढंग से यूज करके, आज स्नैपचैट इंस्टा कम चला के इस पे थोड़ा दिमाग लगा के देखना, है ना। चलो आगे बात करते हैं बेटा जी। अब हम आते हैं ऑक्साइड्स पे। हमने दो वैरायटी पढ़ी थी, हमने कहा था हेलाइड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं। हेलाइड्स में स्पेशली फ्लोराइड्स बनते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, लो पे फ्लोराइड्स अनस्टेबल होते हैं। पर कॉपर का फ्लोराइड स्टेबल होकर आयोडाइड अनस्टेबल हो जाता है। अब अगर फ्लोराइड्स बनते हैं तो Mn का फ्लोराइड नहीं बनता, बाकियों के फिर भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के फ्लोराइड बन जाते हैं। MnF7 ना बन के वो क्या बनाना प्रेफर करता है? MnO3F बनाना प्रेफर करता है, राइट। अच्छा, अब हम आते हैं अगली वैरायटी पे। हमने कहा था 3D मेटल्स या तो हेलाइड्स बना देंगे या ऑक्साइड्स बना देंगे। अगर हेलाइड्स के बाद ऑक्साइड्स बना सकते हैं तो बेटा ऑक्साइड्स में क्या होता है हमारे पास में? जनरली जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है हाईएस्ट वाली, उनमें देखो सबने ऑक्साइड बना रखे हैं। स्कैंडियम ने +3 में ये ऑक्साइड बनाया, टाइटेनियम ने +4 में ये बनाया, वैनेडियम ने +5 में ये बनाया, क्रोमियम ने +6 में ये बनाया, और मैंगनीज ने +7 में ये बनाया, राइट। तो हमारे पास में ये ऑक्साइड संभव हैं 3D मेटल्स के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ ये संभव है, इनके अलावा भी संभव होते हैं। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड्स हैं। मेरा डाउट यहां पे ये है, या मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है कि बेटा मैंगनीज में +7 में ऑक्साइड तो बन गया, पर मैंगनीज में +7 में फ्लोराइड तो नहीं बन रहा था। ये F7 होगा। आप कह रहे थे MnF7 तो बनता नहीं है, पर Mn2O7 तो बन गया। तो जब मैंगनीज फ्लोराइड नहीं बना पा रहा तो ऑक्साइड कैसे बना पा रहा है? तो बेटा मैंगनीज ऑक्साइड बना लेता है, जी हां, फ्लोराइड नहीं बना पाता। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जो ऑक्साइड है ना, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट Mn जो है अपना वो ऑक्साइड इजीली बना लेता है। इसका रीजन है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट कि ऑक्सीजन हैज
ability to form, this is due to the fact that oxygen has ability to form multiple bonds easily. ऑक्सीजन जो है वो इजीली मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, डबल बॉन्ड्स बना सकता है, जबकि फ्लोरीन नहीं बना सकता डबल बॉन्ड। और ये क्योंकि डबल बॉन्ड बना सकता है तो ये जीत जाता है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना सकता है ना, इसलिए जीत जाता है। MnO Mn की ब्रिज बनाएगा और तीनों साइड तीन तीन डबल बॉन्ड दोनों साइड लगा देगा, डबल बॉन्ड बनाने की वजह से +7 बना लेता है। जबकि फ्लोरीन क्योंकि नहीं बना सकता है, डबल बॉन्ड नहीं बना सकता फ्लोरीन, तो वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये रीजन है हमारे पास में ऑक्साइड्स के हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होने का Mn के एज कंपेयर टू फ्लोराइड, राइट। ठीक, अगर ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई है तो बेटा इसके साथ आई गेस हमने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के केसेस कवर कर लिए, बहुत सारा पढ़ लिया है। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। आओ, हमने कहाँ से बातचीत शुरू करी थी ऑक्सीडेशन की, बहुत सारा डिस्कस कर लिया है, भूल भाल गए होंगे, हम तो वैसे ही छोटे बच्चे हैं। तो बेटा हमने बातचीत शुरू करी थी यहाँ से, हमने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे वो वेरिएबल शो हो सकती है। वेरिएबल शो होने का कारण था कि 3D और 4s में एनर्जी गैप कम होता है। क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है तो हमारे लिए कन्वीनियंट है 4s के बाद में हम रुकेंगे नहीं, हम तो 3D से भी इलेक्ट्रॉन खींच देंगे। और क्योंकि हम 3D से भी इलेक्ट्रॉन खींच देंगे तो हमारे पास वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट संभव थी। हमने एग्जाम्पल लिया था Mn का। अगर वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट संभव थी तो फिर हमने कहा कि देखो इस तरीके से इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, पिरामिड सा बनता है। Mn जो है वो हाईएस्ट शो करता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर आप कॉर्नर्स देखोगे तो वहां पे कम कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। क्यों कम कम है, तो हमने इनके कॉन्फ़िगरेशन से बात करी थी, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था, इसका डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था कि Mn तक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इज इजी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उसके आगे नहीं है पर उतना आसान, ठीक है। मैंने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताई थी, मैंने आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी, सबकी क्या होती है +2, बट स्कैंडियम के लिए +2 होना संभव नहीं है, वो सिर्फ +3 दिखा के खुश है। जब मैंने ये बातें आपसे करी थी तो फिर मैंने आपसे बात करी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी। तो मोस्ट स्टेबल तो बेटा वही होंगी जिसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, यानी कि D 0 हो जाएगा, आर्गन वाला कॉन्फ़िगरेशन सब लेके बैठ जाएंगे। तो ये थी आपकी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कैसे थी वो भी मैंने बताया था। जब मोस्ट स्टेबल वाली बात समझ में आ गई आपको, ये क्या है, जब मोस्ट स्टेबल वाली बात आपको समझ में आ गई है तो हमने बात करी थी कि क्या रीजन है Mn2+ और Fe3+ की स्टेबिलिटी का, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमने बात करा था जिंक 2+ की स्टेबिलिटी का, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमने बात करा था कि पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है जो ये कहता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, जबकि डी ब्लॉक में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और फिर हमने मॉलिब्डेनम क्रोमियम की बात करी थी। एक बात और सुनो, अभी अभी मेरे को ध्यान आई, ऑल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, बट क्या पता भाई कभी कभी कोई मल्टीपल करेक्ट में टकरा जाए तो हमें पता हो, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो लिखी है। बेटा जब आप बात करते थे पी ब्लॉक में तो आपको याद होगा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2-2 यूनिट से डिफर करती थी, +3 +5 नाइट्रोजन फैमिली के लिए। हैलोजेंस के लिए NH2NP5 हुआ करता था कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कहते थे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 फिर है +5। नाइट्रोजन फैमिली के लिए NH2NP3 हुआ करता था कॉन्फ़िगरेशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी +5 फिर होती थी +3। अगर आप बात करते थे ऑक्सीजन फैमिली की, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी +6 फिर होती थी +4। तो हर जगह पे 2-2 यूनिट का गैप होता था ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, बोलो होता था? अच्छा, परंतु अगर आप डी ब्लॉक में बात करें तो जनरली बेटा 1-1 यूनिट का ही तो गैप है, डी ब्लॉक में 1-1 यूनिट का ही तो गैप है। तो पी ब्लॉक में आप बात करते थे तो आप बोलते थे कि जनरली 2-2 यूनिट का गैप हुआ करता था ऑक्सीडेशन स्टेट में, बल्कि यहाँ पे हमेशा गैप कितनी देर का होता है, 1-1 यूनिट का ही होता है। क्लियर है? नॉर्मल एक फैक्ट वाली बात है, एक ऑब्जर्वेशन है, तो हमने समझ लिया, ठीक है जी। हमने क्रोमियम मॉलिब्डेनम वाली बात समझ ली थी। जब हमने वो बात कर ली थी तो हमने कहा था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डी ब्लॉक वाले हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, ये कभी कभी लो भी शो कर सकते हैं। कभी कभी अगर लो शो कर सकते हैं तो कितनी शो कर सकते हैं, तो हमने कहा था जब ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ में अटैच्ड होते हैं, जब भी ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ में अटैच्ड होते हैं तो वहां पे कैसी स्टेट शो करते हैं, 0 स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो हमने बात करी थी ये वाली। इसके बाद हमने बात करी थी बेटा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ स्टेबल होती है। तो हमने कहा था 2 केसेस होते हैं 3D मेटल के जहां आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, एक आपका फ्लोर हैलाइड बन सकता है और एक ऑक्साइड। हैलाइड में भी आपका सबसे बेटर क्या बनता है,
फ्लोराइड। या आप सिर्फ डिस्कस ही किसको करते हो? फ्लोराइड्स को। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमने पहले हेलाइड्स की बात करी, हमने कहा ये आपके कुछ हेलाइड्स हैं जो स्टेबल हैं, पर एमएन का हेलाइड स्टेबल नहीं है। अगर एमएन का हेलाइड स्टेबल नहीं है, फ्लोराइड स्टेबल नहीं है, तो मैंने कहा कि क्यों स्टेबल नहीं है बेटा, उसकी जगह ये ज्यादा स्टेबल बनता है। अब हमने बोला कि फ्लोरीन के ही क्यों, फ्लोराइड ही क्यों स्टेबल है, तो उसके हमने आपको रीजन समझाए थे। जब मैंने फ्लोराइड के रीजन समझाए थे तो मैंने आपको बोला था वैनेडियम जो है उसका फ्लोराइड ही रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। VCl5 VBr5 VI5 नहीं बन सकता क्योंकि वो ऑक्सो हैलाइड्स बना देंगे। और हमने एक बात करी थी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड स्टेबल होते नहीं है, वो हाई में ही होते हैं। पर फिर इसी बात पे कटाक्ष करने कौन आ गया था? कॉपर। कॉपर ने कहा कि भाई मैं तो +2 स्टेट में लोअर हैलाइड फ्लोराइड बना के भी खुश हूं, पर हाँ मैं आयोडाइड नहीं बना पाऊंगा, उसका ये रीजन है। फिर मैंने आपको यहां पे जब बात चली तो मैंने कहा कि भाई इससे ये रिएक्शन भी एक होती है जिसको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, पर तुम ये सोच के आना कि कॉपर में हम ये बोलते हैं कि कॉपर प्लस और कॉपर +2 में से कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है, जबकि अगर तुम अभी तक कॉन्फ़िगरेशन से ही जवाब देना सीख रहे हो तो कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। क्या रीजन है, सोचने के लिए आपको दिया है। फिर हमने बात करी ऑक्साइड्स की, हमने बोला ऑक्साइड्स जो होते हैं वो भी सारे स्टेबल है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल है, पर मजे की बात यह कि यहाँ तो एमएन का ऑक्साइड भी स्टेबल है, जबकि एमएन का फ्लोराइड स्टेबल नहीं था। उसका कारण था कि ये मल्टीपल बॉन्ड इजीली बना लेता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन नहीं बना पाता। बोलो सही बात है? तो बेटा ये था ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा चिट्ठा पट्टा जो मैंने आपसे डिस्कस किया। क्लियर है ना? ये बात अच्छे से समझ में आ गई है? आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी, नोट्स अच्छे से रिवाइज करना जाके। क्लियर है? चलो एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं फिर आगे बात करेंगे। एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करी अगर हमने तो बेटा वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है बेटा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कभी कुछ सुना है क्या तुमने? एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम कुछ बात करी थी क्या? मैं दो टर्म्स के नाम लेता हूं, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म। हाँ 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 सर, ये तो हमने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा था। फेरोमैग्नेटिज्म भी पढ़ा होगा। तो बेटा ये पैरामैग्नेटिज्म, ये डायामैग्नेटिज्म, ये क्या होता है? तो बेटा बेसिकली कोई सब्सटेंस, कोई मेटल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे बिहेव करता है वो उसका मैग्नेटिज्म डिसाइड करता है। ठीक है, अब या तो वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अट्रैक्ट करेगा, या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल करेंगे, लाइंस उसमें रिपेल करेंगी। तो उस हिसाब से डिसाइड हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सोचना जरा, पैरामैग्नेटिज्म किसको बोलते थे, डायामैग्नेटिज्म किसको बोलते थे? ये दो बातें हमने सुनी हुई हैं पहले। तो जब आपका सब्सटेंस, जब भी कोई सब्सटेंस अट्रैक्शन फील करता है, जब भी कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करता है, हम उस फंडे को पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। हम उस फंडे को क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिज्म। बट जब भी कोई सब्सटेंस, जब भी कोई सब्सटेंस रिपल्शन ज्यादा फील करता है, जब भी कोई सब्सटेंस रिपल्शन ज्यादा फील करता है या रिपल्शन ही फील करता है, उस फंडे को हम क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिज्म। अब बेटा कैसे अट्रैक्शन फील करेगा, कैसे रिपल्शन फील करेगा? तो बेटा फिर से मैंने आज एक लाइन बोली थी ना सेशन की शुरुआत में, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था ये लाइन लास्ट तक काम आएगी, तो यहां भी काम आएगी। बेटा अगर आपके पास में किसी मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। पर अगर किसी के पास डायमैग्नेटिक है, किसी पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कितनी अट्रैक्ट कर ले भाई, वो सब दो 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 अपनी घर गृहस्थी बसा के बैठे हैं, घर गृहस्थी बसा के बैठे हैं, तो वो किसी बाहर वाले इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। तो फिर उस वाले केस में वो क्या करेंगे? उसको रिपेल करेंगे। मेरी बात वापस सुनो, मैंने बोला दो केसेस हैं, लेट्स से
मैंने बोला बाहर से कोई आया, मैग्नेटिक फील्ड आई। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड आई तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही तो आ रही है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तो घर गृहस्थी वाले हैं, सबके सब पेयर बना के बैठे हैं। जब ये ऑलरेडी घर गृहस्थी वाले हैं तो कोई बाहर वाला या बाहर वाली आके इनको कितनी भी लाइन दे, क्या ये उस लाइन पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे। जबकि बेटा ये है सारे सिंगल, रेडी टू मिंगल। तो अगर यहां पे कोई बाहर से लाइन देगा तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वहां पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कि मैं ये बोलूं क्या कि जहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जरूरी नहीं है सारे अनपेयर्ड हो, अगर ऐसा केस भी होता तो भी अट्रैक्ट हो जाते। दो तो थे ना अट्रैक्ट होने के लिए, पर वहां तो कोई भी नहीं है बेटा, सुपड़ा साफ है वहां तो हम ये बोले कि अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो चीज क्या होती है, पैरामैग्नेटिज्म शो करती है। और अगर मेरे पास में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो वहां हमारे पास में क्या होता है, रेजिस्टेंस फील होता है। वो चीज क्या शो करती है, डायामैग्नेटिज्म शो करती है। ठीक है, अब थोड़ी बात समझो मेरी ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूं ना मैग्नेटिक कैरेक्टर की, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से। पैरामैग्नेटिज्म आता है, डायामैग्नेटिज्म आता है। तो ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है मैग्नेटिक फील्ड में, इसको बेटा हम समझते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से। इस बात को हम समझते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से। तो बेटा किसी चीज का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जनरली किसी इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक, उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे। एक तो उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे, एक बेटा निर्भर करता है उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे। स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोले तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे अपने अराउंड स्पिन करता रहता है ना, एक्सिस पे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल में जब चक्कर काट रहा है तो उस वजह से जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट करेगा। पर बेटा हम ये बोलते हैं, जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं ना, इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आप बोलते हो सिर्फ और सिर्फ कौन डोमिनेट करता है, ये। इसका असर क्या हो जाता है, खत्म। क्यों हो जाता है, आपके काम की बात नहीं है। अगर आपको जानना ही है बहुत ज्यादा तो एक टर्म यूज कर देता हूं यहाँ पे, ऑल्दो मैं वो बताना नहीं चाहता, बस ठीक है, कई बार हमें एक इंक्विजिटिवनेस होती है कि पता हो हमें क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे क्वेंचिंग हो जाती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो असर है वो क्या हो जाता है, बहुत ही खत्म हो जाता है। अगर बिल्कुल खत्म हो जाता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम ही कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए बेटा आप एनसीईआरटी में नाम पढ़िएगा, जो हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे उसका नाम होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्या नाम होता है उसका, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका हो के भी वहां मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है तो क्या मतलब होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का। तो बेटा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से आपको क्या समझ में आता है, आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इससे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू। यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन, बीएम का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन। और आप बोलते हो यहाँ जो एन है वो आपका क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एन आपका क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, कैसे निकालना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एग्जाम्पल है कोबाल्ट 3+, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ इसका। तो आप क्या करोगे, कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 3d7 4s2। कोबाल्ट का 3+ क्या होगा, 2s के चले जाएंगे, एक d का चला जाएगा, 3d6 4s0।
अब 3d6 सोच सकते हो क्या कैसा होता होगा? 1 2 3 4 5 और 6। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। बोलो ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। बेटा पैरामैग्नेटिक है तभी तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल रहा है, डायामैग्नेटिक में तो जीरो ही हो जाता। अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो बेटा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एन की वैल्यू है 4। तो देखो म्यू कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2, यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 6, यानी कि रूट 24। बेटा रूट 25 की वैल्यू 5 होती है, तो रूट 24 की वैल्यू क्या होगी? 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। एक ट्रिक पता है तुम लोगों को? कभी कभी अगर सवाल मैग्नेटिक मोमेंट का पूछे और आप ऑप्शंस देख लो, जितनी एन की वैल्यू आती है ना उतने में ही डेसिमल समथिंग म्यू आता है। तो अगर 4 ऑप्शन है और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो एन की वैल्यू के आगे डेसिमल वाला है, तो उसी को टिक कर दो, वही आंसर होता है। अगर 2 ऑप्शन है तो फिर तुम्हें ट्राई करके सॉल्व करके देखना पड़ेगा कौन सा क्लोजेस्ट है। बट हाँ, जो एन की वैल्यू आती है वही म्यू की वैल्यू आती है, हमेशा डेसिमल लगा के आगे कुछ। क्लियर है? तो ये थे आपकी मैग्नेटिक मोमेंट कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पैरामैग्नेटिज्म होता है, और पैरामैग्नेटिज्म हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से जज कर सकते हैं, जिसको कैलकुलेट किया जाता है ऐसे। हमें पैरामैग्नेटिज्म का फील आया, हमें डायामैग्नेटिज्म का फील आया, हमें पता चला कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये 2 बातों पे निर्भर करता है इन जनरल। अगर कोई आपसे पूछे तो किसी भी एलिमेंट के लिए किस पे निर्भर करता है? स्पिन पे और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे। पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सिर्फ स्पिन पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट का नाम होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है? चलिए, तो बेटा आज हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी, आज हमने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, डेल्टा एच एटमाइजेशन की बात करी। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ और बढ़िया पॉइंट्स के बारे में। ठीक है? आप लोग अपनी डीपीपी सॉल्व करके आइएगा, लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, ध्यान से सारी बातों को समझिएगा। ठीक है? चलो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।